हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। जो जितने भी पीपीएससी के द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं वो सारे के सारे हम देखेंगे डिस्कशन सहित। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। ठीक है, कृषि है। यहाँ पर हो जाएगा 2021 से 22 में जीडीपी में योगदान की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों के क्रम में इस प्रकार है। सेवा क्षेत्र में 53%, औद्योगिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र में 28% और कृषि क्षेत्र में 18.8% है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। यहाँ पर कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। डी, असंगठित क्षेत्र। राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक बाधा है, क्योंकि यहाँ पर असंगठित क्षेत्रों के द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्थाओं को प्रदान नहीं किए जाते हैं या कई बार उसका मौद्रिक मूल्य में मापन नहीं किया जाता। इससे राष्ट्रीय आय की गणना में आंकड़ों की कमी के कारण असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करने में कठिनाई आती है। चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह हो जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की समको का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एससीओ के द्वारा करता है। एनएसओ प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नाम से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष 2011 से 12 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह हो जाएगा बी, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। किसी देश की आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पाद के सूचकांक में जारी करती है? यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। भारत में औद्योगिक उत्पाद सूचकांक आईआईपी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आर्थिक सांख्यिकी संगठन प्रभाग द्वारा किया जाता है और वही इसे जारी भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018 से 19 में यह था 33%। ठीक है, 2021-22 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों में 18-19 में 29,092 रुपया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 92,241 रुपया है। इस प्रकार बिहार के प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसतन 33.5% है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। उसकी है डी 2, 3, 4 तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि और कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण और औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है। मुख्यतः डी उपयुक्त सभी अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण के कारण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध होने के कारण अकुशल कृषि व्यवस्था, अनियमित औद्योगिकरण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति शामिल है। इसके पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण
प्रदर्शन प्रभाव की भारतीय समाज में प्रबलता रही है, जिसने बचत और निवेश को विपरीत रूप से प्रभावित किया है। 10 नंबर प्रश्न है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? यह हो जाएगा जीडीपी। प्रो कृष्णन ने वर्ष 1981 में अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा में जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्रशंसा नहीं दिया जाता है के कारण ही अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि 33.5% के आसपास बनी हुई है। अतः स्पष्ट है कि प्रो राजकृष्णन के द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? यह है 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, न्यूनतम से द्वितीय। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार बिहार में कुल जोतों की संख्या 16.41 मिलियन है, जिससे सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम 0.25 है। 1.25 है लघु जोत है। राष्ट्रीय औसतन पर सीमांत जोत 0.38 है। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्था द्वारा 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गणना के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य हेतु सिफारिश सरकार से किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? यह हो जाता है 2005 से। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 1 जुलाई 2005 में लागू हुआ। पुनः इसका संशोधन अधिनियम 2009 आया, जो 1 जून 2009 से लागू हुआ। तत्पश्चात यह पुनः संशोधित अधिनियम 2012 के रूप में आया, जो 15 फरवरी 2013 से लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? तो यह बनता है 15 का हो जाएगा C। यह हो जाता है व्यापार संबंधित निवेश उपाय। TRIMS ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस व्यापार संबंधित निवेश उपाय। यह विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004 से 5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया? यह बनाया 2011 से 12 को। 12 मई 2017 को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DIPP द्वारा अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में शोधन किया गया। थोक मूल्य सूचकांक की माप के लिए आधार वर्ष 2004 से 5 को बदलकर 2011 से 12 कर दिया गया। इससे पूर्व 1952 से 53, 1961 से 62, 1970 से 71, 1981 से 82 और 1993 से 94 और 2004 से 5 थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष थे। आधार वर्ष 2011 से 12 सातवां संशोधन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है?
यह हो जाता है बिहार। 2021-22 के अनुसार भी वर्ष वर्ष 1920 2019 से 20 के वर्तमान मूल्यों पर भारतीय राज्यों में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। 2 अगस्त 2021 तक की स्थिति के अनुसार 2020 से 21 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 46,292 रुपया अनुमानित है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग है। यह है न्यूनतम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही आरोही क्रम में चुनें। यह हो जाता है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021 में विकल्प चावल उत्पादन के राज्यों में आरोही क्रम है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब और पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर कि भारत में किस राज्य में कपास के औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। डी, आंध्र प्रदेश। कपास के निगम लिमिटेड भारत सरकार के अनुसार प्रश्न काल में विकल्प राज्यों में औसतन उत्पादन सर्वाधिक आंध्र प्रदेश 2016-17 में 684 किलोग्राम हेक्टेयर तथा 2018-19 में 559 किलोग्राम हेक्टेयर में है। वर्ष 2020 से 21-22 के आंकड़े के अनुसार कपास की सर्वाधिक उत्पादन पंजाब में है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार में कपास के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना है। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। तो 21 का हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। 20वीं शताब्दी के 60वें दशक में अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति की सबसे उचित वर्णन इस प्रकार है। उच्च पैदावार की किस्म की बीजे, उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों का प्रयोग तथा किसानों के कृषि ज्ञान आदि ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया, जिसे तत्कालीन रूप से हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। अद्यापि बिहार के लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर डी माना है। उचित उत्पादन कृषि कार्यक्रम हरित क्रांति का प्रमुख घटक है। 22 नंबर प्रश्न है कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है। तो यह है न्यूनतम। बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-22 के अनुसार वर्ष 2017 में राष्ट्रीय औसतन प्रति 1 लाख लोगों पर 386 किलोमीटर सड़क है। वहीं बिहार में 181 किलोमीटर प्रति लाख व्यक्ति है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है तथा राज्यों के निम्नतम स्थान पर है। बिहार में आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 2018 में पक्की सड़कों के संदर्भ में 1.64 लाख किलोमीटर सड़कें नेटवर्क के साथ बिहार का देश में 10वां स्थान तथा कुल सड़कों की लंबाई के संदर्भ में 8वां स्थान है, जबकि भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में 12वां सबसे बड़ा नेटवर्क है। वर्ष 2018 में बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौतिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर का पद घनत्व था और इसी संदर्भ में केरल 6671 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 3708 किलोमीटर के बाद देश में तीसरा स्थान है। देश का राष्ट्रीय औसतन 1617 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम जो अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो सक्षमता उपागम। समझता उपागम विकास 1980 के दशक में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के वैकल्पिक दृष्टि के रूप में हुआ। सक्षमता उपागम का मुख्य ध्येय व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण की बहुआयामी प्रकृति का विकास करना एवं व्यक्तिगत विषमता को दूर करना होता है। प्रो अमर्त्य सेन ने इस दृष्टिकोण के रूप में अर्थशास्त्री हैं जिन्हें कल्याणकारी अर्थव्यवस्था हेतु वर्ष 1998 में अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए बी एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित परिच्छेद का अंश है डी 15%। प्रश्न काल विकल्प डी सही उत्तर था। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सकल मूल्य वृद्धि जीवीए में कृषि की भागीदारी वर्ष 1921-22 में लगभग 18.8% है। विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार भारत में वर्ष 2019 में कृषि से श्रम शक्ति का नियोजन लगभग 42% है। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? यह हो जाएगा तिलहन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM प्रारंभ वर्ष 2007 से 8 रबी सीजन एक प्रायोजिक योजना है जिसे वर्ष 2011 से 12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक गेहूं, चावल, दलहन का क्रम 10, 8 एवं 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया था। वर्तमान स्थिति आच्छादित फसलें चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज वाणिज्यिक फसलें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? डी खदानों का निर्यात। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2016-17 में वॉल्यूम 2 के पेज में 182 के अनुसार खाद्य प्रबंधन में खदानों की खरीद, उसका वितरण और बफर स्टॉक और मूल्य स्थिरता के लिए उसका भंडार शामिल है। अतः स्पष्ट है कि खदानों का निर्यात खाद्य प्रबंधन का भाग नहीं है। 28वां प्रश्न है कि किस वर्ष कृषि और समृद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसतन वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? 2015 का प्रश्न है, यह हो जाएगा 2002 से 3। 2002 से 3 के दौरान कृषि और समृद्ध क्षेत्रों में वार्षिक औसतन वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर नकारात्मक रही। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विगत 2 दशकों में 2000 से 2020 तक में 2002 से 3 एवं 2008 से 9 ही ऐसे वर्ष रहे हैं जब कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। शेष सभी वर्षों में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर कि भारत में केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख प्रवाह के बढ़ाने के लिए 2020 से 21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया है सी 15 लाख करोड़ रुपया रखा गया था। दो 2020 से 21 में कृषि साख के लिए 15 लाख करोड़ रुपया प्रावधान किया गया था।
केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि साख 16.5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इससे बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्ष, इसका हो जाएगा ए, केवल एक। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया जाता है, ये ठीक है। इस वर्षा बीमा 15 जुलाई 2004 को आरंभ हुई योजना है, जो औसतन वर्षा के 20% या अधिक कमी पर बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। भारत में कृषि क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी निर्दिष्ट संस्था है। इससे पहले कृषि क्षेत्र में लागू बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन समन्वय बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIC द्वारा किया जाता था, किंतु कृषि क्षेत्र के व्यापक एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत भारत सरकार ने दिसंबर 2002 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना की, जो कृषि क्षेत्र की बीमा कवर हेतु प्रमुख उत्तरदायी बीमा संस्था है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी में समन्वय बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नाबार्ड ने पूंजी लगा रखी है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर कि माइक्रो, लघु और मध्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणकारी क्षेत्रों के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारण निवेश की सीमा है? यह हो जाएगा 31 के सी। यह हो जाएगा 5 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये से कम। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए डिस्कशन है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर की हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कर दिया गया है, तो यह है 74%। बजट 2021 से 22 के में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा 49% बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की गई थी, जो वर्ष 2021 से प्रभावित है। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर की केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सामाजिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी वन उद्योग से अधिकतम कितनी धनराशि एक वित्तीय सहायता दी गई है? तो यह है 500 करोड़ रुपये। किसी भी PSU को मिनी रत्न का दर्जा करने के लिए पिछले लगातार 3 वर्षों के तक मुनाफा अर्जित करते रहने की आवश्यकता होती है। मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त PSU को बिना सरकार की मंजूरी के लिए 500 करोड़ रुपये तक के निवेश की आवश्यकता होती है। अप्रैल के अंत में 2020 से 2022 तक भारत में कुल 11 महारत्न और 13 नवरत्न और 75 मिनी रत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने की प्राधिकारी है, तो यह है वित्त मंत्रालय। सरकारी राज्य व्यय का नियंत्रण करने का पदाधिकार वित्त मंत्रालय के अधीन है। वित्त मंत्रालय में पांच विभाग शामिल हैं: आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय विनिवेश विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग। इन पांचों विभागों को व्यय विभाग केंद्र सरकार के सार्वजनिक वित्तीय
प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामले पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है। इस विभाग के मुख्य कार्यकलापों में प्रमुख योजनाएं परियोजनाएं का स्वीकृति एवं मूल्यांकन, राज्यों के आंतरिक केंद्रीय बजटीय संसाधन के एक बड़े अंश का रख रखाव, वित्त और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश का कार्यान्वयन है। वित्तीय सलाहकार के साथ समन्वय करते हुए वित्तीय नियमावली और विनियमों आदेश को लागू करके तथा लेखा परीक्षा टिप्पणी के अभियोग पर निगरानी के जरिए केंद्रीय मंत्रालय विभागों का व्यय प्रबंधन की जांच करना, केंद्र सरकार के लेखा तैयार करना और सार्वजनिक सेवाओं की लागत और मूल्य के नियंत्रण में केंद्रीय विभाग की सहायता करना इत्यादि शामिल है। 35 नंबर प्रश्न है कि केंद्र सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोत पर विचार करें। यह हो जाएगा ए 1, 2, 4, 3। यह हो जाएगा निगम कर। पहला हो जाता है निगम कर, दूसरा है निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर और चौथा है संघ उत्पादन शुल्क और कस्टम शुल्क। 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार ने कर के शीर्ष 3 स्रोत निम्न आय है: वस्तु एवं सेवा कर 7.8 लाख करोड़ रुपये, निगम कर 7.2 लाख करोड़ रुपये तथा आय कर 7 लाख करोड़ रुपये। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो यह है प्रत्यक्ष कर। प्रश्न काल तथा वर्तमान में विकल्प डी सही है। बजट 2020 से 22 के अनुसार जहां कुल बजट एवं व्यय प्रत्यक्ष कर का हिस्सा 51.49% तथा अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा 48.51% अनुमानित है, वही जीडीपी के अनुपात के संदर्भ में यह क्रमशः 5.5% एवं 5.2% अनुमानित है। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? यह है उत्पाद शुल्क। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर की भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है तब प्रत्यक्ष कर। 39 नंबर प्रश्न है कि ब्याज भुगतान एक आइटम है, यह है राजस्व व्यय का। ब्याज राजस्व है, अतः उसकी प्राप्ति एवं व्यय राजस्व आय या राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। बजट घाटे का राजस्व व्यय घटाकर राजस्व प्राप्ति को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। राजकोषीय घाटा है, यह हो जाएगा बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है, अतः प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। बजटीय घाटा कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय, राजस्व घाटा राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय, राजकोषीय घाटा बजटीय घाटा प्लस सरकार का ऋण एवं अन्य दायित्व, या राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व प्राप्ति या ऋण प्राप्ति या एवं अन्य दायित्व एवं माइनस कुल व्यय। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर की भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है भारत सरकार को अपने उन व्ययों का वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियां का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? यह है 6.8%। 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है।
2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 6.8% न्यूनतम अनुमानित तथा बजटीय 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान में यह 6.9% का अनुमानित है, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए यह 6.4% अनुमानित है। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर कि प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया है। यह है 2011 से 12। प्रभावी राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्तियों की सर्जन के लिए दिए गए अनुदान का अंतर है। प्रभावी राजस्व घाटे की साधारणता को वित्तीय वर्ष 2011-12 में केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया है। घाटे की इस अवधारणा को लाने का प्रमुख उद्देश्य राजस्व खाते के सकारात्मक असंतुलन का व्यक्त करना है। इसे वित्तीय वर्ष 2012 से 13 के बजट से राजकोषीय उत्तरदायी एवं बजट प्रबंध अधिनियम 2003, फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। प्रभावी राजस्व घाटे बराबर राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति के सर्जन से संबंधित अनुदान है। 44 नंबर प्रश्न है कि संशोधित मूल्य वर्धी कर का संबंध है डी उत्पाद कर। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। उत्पाद शुल्क के इतिहास में वर्ष 1986 एक ऐतिहासिक वर्ष रहा, जबकि दीर्घकालीन राजकोषीय नीति 1985 के क्रियान्वयन में वीपी सिंह वित्त मंत्री द्वारा 1 मार्च 1986 से मोड लागू किया गया। मोड भी एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। 45 नंबर प्रश्न है कि भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो यह हो जाएगा 1994 से 95। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। इसे चलैया समिति के संतुष्टि पर वित्तीय वर्ष 1994 से 95 में वित्तीय अधिनियम 1994 द्वारा लागू किया गया। यह संघ सूची का विषय है। वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 268A संविधान में शामिल किया गया है। वर्तमान में यह जीएसटी में शामिल हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर की स्तंभ के संदर्भ में को मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका देख लेते हैं। राष्ट्रीय वर्ष नीति कब आया। राष्ट्रीय वर्ष नीति 2000, समुद्री मत्स्य नीति 2004 और नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 और 7वां वित्तीय आयोग 1978। इसको भी मिलान करना है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। ओपन जनरल लाइसेंस विदेश व्यापार और ट्राइसेम रोजगार से संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति, नकदी रिजर्व अनुपात, ऋण नियंत्रण। 48 नंबर प्रश्न है कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने के संदर्भ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो यह है 31 मार्च 1997। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स की भारत में शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी। यह रिजर्व बैंक के नाम से ही निहित होती है तथा सरकार की अत्यंत अस्थायी फंड संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है। इनका प्रत्यक्ष तथा उत्पादन में मौद्रीकरण हो जाता है, क्योंकि इनके निर्गतन होने के साथ ही रिजर्व बैंक की संपत्ति बढ़ जाती है और आनुषंगिक रूप से मुद्रा दायित्व से वृद्धि होती है और एडहॉक ट्रेजरी बिल्स के
निर्गमन में 31 मार्च 1997 से बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर ऑर्थोपाय अग्रिम की योजना को लागू की गई। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर कि भारत के मध्य अर्धशतक माइंड फिफ्टीज में अपनाए गए महान लोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। यह था भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 के पीसी महालोबिस द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। मॉडल में सम्मिलित क्षेत्र थे पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु इकाई उत्पाद क्षेत्र एवं घरेलू उद्योग क्षेत्र। इस योजना में आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ देश के तीव्र औद्योगिकरण को प्रमुख लक्ष्य माना गया है। 50 नंबर प्रश्न के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? तो यह है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। भारत में संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत में संचित निधि पर भारतीय व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे अनुदान की मांग कहा जाता है। वर्ष बजट 22-23 में कुल 102 मांगे मंदों की मांग की गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सह्याद्री कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट